हेलो दोस्तों, कहते हैं आप तब आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम कक्षा 12 के विलयन में विलेयता के बारे में पढ़ेंगे। विलयन को हम जान चुके हैं। अब आइए हम विलेयता के बारे में पढ़ते हैं। विलेयता किसे कहते हैं? विलेय पदार्थों की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई होती है उसे हम विलेयता कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 ग्राम विलायक है। अगर 100 ग्राम विलायक में जितना विलेय घुल जाता है उसे हम विलेयता कहते हैं। जैसे हमारे 100 ग्राम विलायक में हमारे 30 ग्राम विलेय है तो हमारी विलेयता क्या हो जाएगा? 30 ग्राम हो जाएगा। विलेय पदार्थों की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई होती है उसे हम विलेयता कहते हैं। विलेय पदार्थों की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुली हुई होती है उसे हम विलेयता कहते हैं। तो हमारी यहाँ विलेयता 30 ग्राम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई सॉल्यूशन है। जैसे मान लीजिए हमारा 100 ग्राम जल है। 100 ग्राम जल में हम अगर 30 ग्राम चीनी घोल देते हैं, चीनी, तो हमारी जो विलेयता होगी वह 30 ग्राम कहलाती है। अब विलेयता हमारा कई प्रकार का होता है। जैसे गैस का द्रव में विलेयता। अब हमारी गैस और द्रव में आपस में मिलते हैं तो वह विलय बनाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता। भिन्न भिन्न गैसें भिन्न भिन्न द्रव में घुलती है। जैसे ऑक्सीजन है वह जल में बहुत कम घुलता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड है वह जल में बहुत अधिक घुलता है। भिन्न भिन्न गैसें भिन्न भिन्न द्रव में घुलती है, जबकि ऑक्सीजन द्रव में जल में बहुत कम घुलता है। पहले अगर ऑक्सीजन को हम जल में घुलने लगे तो वह बहुत कम घुलता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में बहुत अधिक घुलता है। तो हम गैसों की द्रव में विलेयता को निकालने के लिए हम एक मात्रा का उपयोग करते हैं जिसे हम अवतोषक गुणांक कहते हैं। अवतोषक गुणांक अवतोषक गुणांक गैसों की वह मात्रा होती है जो निश्चित ताप एवं दाब पर निश्चित आयतन में घुली हुई होती है। गैसों की वह मात्रा जो निश्चित ताप एवं दाब पर निश्चित आयतन के द्रव में घुली हुई होती है उसे हम अवतोषक गुणांक कहते हैं। जैसे हीलियम का अवतोषक गुणांक हमारा 0.09 होता है। 0.09 का तात्पर्य है कि 0.09 ग्राम हीलियम गैस एक ग्राम द्रव में घुला हुआ होता है। 0.09 ग्राम हीलियम गैस 1 ग्राम द्रव में घुला हुआ होता है। अवतोषक गुणांक मतलब हीलियम का 0.09 होता है। जैसे नियान का 0.15 होता है। नियान का 0.15 होता है। इसका मतलब है कि नियान का 0.15 ग्राम 1 ग्राम जल या लिक्विड में घुला हुआ होता है। इसे हम अवतोषक गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई लिक्विड ले लिए हैं। मान लीजिए हमारा 1 ग्राम है। अगर 1 ग्राम में हमारा 0.03 ग्राम कोई गैस घुला हुआ है, कोई मान लीजिए गैस है, क्योंकि अवतोषक गुणांक क्या कहलाएगा? 0.03। यह अवतोषक गुणांक कब माना जाता है? निश्चित ताप एवं दाब पर, एनटीपी पर। निश्चित ताप एवं दाब पर गैसों की वह मात्रा जो निश्चित आयतन के या निश्चित पदार्थ के या निश्चित मात्रा भी कह सकते हैं विलायक में घुली हुई होती है उसे हम अवतोषक गुणांक कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक।
पहला होता है गैर की प्रकृति। ध्रुवी ध्रुवी द्रव में घुली हुई होती है। हमारे जो ध्रुवी गैस होती है जो तमाम तमाम को घुलता है। ध्रुवी गैसें ध्रुवी द्रव में घुलती है। जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन धनात्मक ऑक्सीजन ऋणात्मक अगर माने तो ये हमारा जल में घुल जाता है। जबकि ऑक्सीजन अध्रुवी गैस है, ऑक्सीजन अध्रुवी गैस है, इसमें धनात्मक ऋणात्मक नहीं पाया जाता है, इसलिए यह जल में बहुत कम घुलता है, बहुत कम घुलेगा, बहुत कम घुलता है या अधिक घुलता है। ध्रुवी गैसें ध्रुवी द्रव में बहुत अधिक घुलती है, जबकि अध्रुवी गैसें अध्रुवी द्रव में अधिक घुलती है। मान लीजिए कोई अध्रुवी गैस है, यह अध्रुवी गैस में ज्यादा घुलती है, अध्रुवी द्रव में। इसका मतलब है तमाम तमाम को घोलता है। मान लीजिए कोई ध्रुवीय है तो ध्रुवीय को घोलेगा, अध्रुवीय है तो अध्रुवी को घोलता है। अब आइए दूसरे के बारे में जानते हैं कि दूसरा कौन सा है। दूसरा हमारा ताप है। अगर मान लीजिए कोई गैस कोई द्रव में घुल रही है तो वह ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। अगर मान लीजिए हमारा जल है ना, जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को घोल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। अगर हम नीचे से और गर्म करने लगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम घुलती है, अर्थात जो ताप होता है वह विलयता के व्युत्क्रमणानुपाती होता है। ताप अनुकरण व्युत्क्रमणानुपाती एक होता है विलयता। गैसें द्रव में घुलकर ऊष्मा का उत्सर्जन करती है। अगर हम ताप को बढ़ाने लगे तो ये हमारा विलयता घट जाती है। अब आइए तीसरा जानते हैं। यदि मान लीजिए अगर विलायक में अन्य प्रकार का अशुद्धियां हैं या अन्य कई प्रकार घुले पदार्थ घुले हुए होते हैं तो विलयता कम हो जाती है। और यदि विलायक में कई प्रकार की अशुद्धियां होती है तो विलयता हमारी कम हो जाती है। तो 1/, विलयता हो जाएगा। अब चौथा है दाब। अगर मान लीजिए कोई हमारा यह लिक्विड है, इसमें हम कोई मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल रहे हैं, इसके अंदर मान लीजिए बहुत कम घुलता है। जब उसके ऊपर हम प्रेशर डाल दिए, मान लीजिए कोई पिस्टन के द्वारा हम प्रेशर डाल रहे हैं, मान लीजिए कोई यहाँ है जिस पर मान लीजिए कोई किलो या वाट रख कर इसको हम दबा रहे हैं तो गैस बहुत अधिक घुलने लगती है। जो दाब होता है वह विलयता को प्रभावित करते बढ़ा देता है। दाब विलयता को बढ़ाता है। मान लीजिए कोई गैस घुल नहीं रही है, अगर हम उसको ऊपर से प्रेशर डालकर दबाने लगे तो वह घुल जाती है। अर्थात दाब जो होता है वह विलयता को बढ़ा देता है। इसको सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था और उसने इस संबंध में अपना एक नियम दिया था। आइए चलते हैं कि हेनरी का नियम क्या था। हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है। यह जो नियम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, मतलब 4 या 5 नंबर का आता है, इस पर 1-2 न्यूमेरिकल भी आता है, यह बहुविकल्पी में भी आता है। लघु उत्तरी में यह 2 नंबर का नियम पूछता है और यह 4 नंबर में यह इसका न्यूमेरिकल पूछता है हर साल।
इस साल भी संभावना है कि पूछ सकता है। हेनरी ने बताया था कि जो गैतों की विलेयता होती है, मालिक विलेयता को हम यंग से दिखाते हैं, वह प्रेता के अनुक्रमानुपाती होती है। जब कोई गैत किसी द्रव में घुलती है, अगर हम उसको ऊपर से प्रेशर डालें, मान लीजिए लिक्विड है, इसमें कोई गैस घुल रही है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम ऊपर से कोई पीतन लगाकर दबाव डालें या और घुल जाती है, अर्थात इसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है। अगर तुम्हारी जो विलेयता होती है वह प्रेशर के अनुपाती होती है। लेकिन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जो विलेयता और आंतरिक दाब पर निर्भर करती है। गैसों की विलेयता गैसों की आंतरिक दाब पर निर्भर करती है, डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। जो यम है वह पी गैसों की आंतरिक दाब पर, गैस के आंतरिक दाब पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए गैस के आंतरिक दाब पर निर्भर कर रहा है तो हम यम की जगह पी भी रख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों एक ही है। जो आंतरिक दाब होता है वह गैस के मोल भिन्न पर निर्भर करता है। जो आंतरिक दाब होता है वह गैस के मोल भिन्न पर निर्भर करता है। तो हमारा P इक्वल टू के एच यक्त गैस हो जाएगा। हमारा यहाँ के एच क्या है, हेनरी स्थिरांक, या के एच का हम हेनरी स्थिरांक कहते हैं। P इक्वल टू के एच यक्त, या इसको जाय भी बोला जाता है। जाय गैस, जाय गैस का मतलब होता है वह मोल अंक, मोल या फ्रैक्शन, इसको अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो हम के एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P अपान यक्त गैस। तो मान लीजिए अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर यह हमारा प्रेशर है, गैस का आंतरिक दाब, यह गैस का मोल अंक है, जो इसके बीच में यह ढलान होता है, अगर इस तरह एक सीधी रेखा में जाती है, जो यह कोण बनता है वह के एच के बराबर होता है। जैसे हमारी अगर हम टेन थीटा लें तो टेन थीटा तो क्या होता है, लंब अपन आधार, तो अगर लंब यह हमारा पी हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, पी अपान यक्त गैस। तो पी अपान यक्त गैस किसके बराबर है, के एच के बराबर है। तो टेन थीटा इक्वल टू के एच। पी आंतरिक दाब और गैस के मोल अंक के बीच बना हुआ ग्राफ के बीच का जो ढलान होता है वह के एच अर्थात हेनरी स्थिरांक के बराबर होता है। अब आइए दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके आधारित। यदि मान लीजिए हमारा P इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर दिया हो और यक्त जो मान लीजिए कोई गैस है 1.29 गुणे 10⁵ दिया हो, तो हमारा के एच का मान ज्ञात करना है, हेनरी स्थिरांक का। के एच इक्वल टू क्या होता है, P अपान यक्त गैस होता है। आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, P का मान क्या है, 1 है, 1/29 गुणे 10⁵ यक्त गैस या जो मोल अंक होता है उसका मात्रक नहीं होता है। के एच और P का मात्रक समान होता है। जो प्रेशर का मात्रक होता है वही के एच या हेनरी स्थिरांक का मात्रक होता है। इसको मान लीजिए हम 10 गुणे 10⁴ कर देंगे अपान 1.29। मान लीजिए ऊपर जाएगा तो 10⁵ है, तो ऊपर जाएगा 10⁵ हो जाएगा। तो मान लीजिए 10 गुणे 10⁴ लिख सकते हैं। अगर इसमें हम भाग दें हमारा 7.75 गुणे 10⁴ आएगा। अगर यह एटमॉस्फेयर है तो के एच भी हमारा एटमॉस्फेयर में हो जाएगा। हमारे जो हेनरी स्थिरांक का मान होगा 7.75 गुणे 10⁴ एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। अब आइए दूसरा का न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो यक्त कोई गैस है जिसका मोल अंक हमारा 0.5 दिया हो और जो प्रेशर है हमारा ये 5 एटमॉस्फेयर दिया हो। अगर हम कि हेनरी स्थिरांक पूछें
हम क्या लिख सकते हैं कि यह चित कर तू पी अपान जाए गए या प्रेतर अपान मोल अंक। हमारा प्रेतर का मान क्या दिया है 5 अपान 0.5, हमारा क्या हो जाएगा 50/5 इक्वल टू 10 एटमॉस्फेयर। अब आइए तीसरा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो यक्त गैत है वह 0.03 दिया हो, इसका मात्रक नहीं होता है, और जबकि हमारा पी इक्वल टू 50 एटमॉस्फेयर दिया हो, तो हमें के एच का मान पूछे तो हम के एच इक्वल टू क्या लिखेंगे पी अपान जाए गए, पी का मान हमारा क्या दिया 50/0.03, तो ऊपर नीचे तो अगर पूरा करने पर 50/3 हो जाएगा। इसको काट लीजिएगा, यह भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए एटमॉस्फेयर है तो यह भी एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब आइए तीसरे के न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। यह सभी न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह हर साल 3 या 4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में, यह इस साल भी आने की संभावना है। यदि मान लीजिए हमारा जो के एच है वह 3 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, जाए गए का जो मोल अंक है हमारा 0.03 दिया हुआ है, तो हमें प्रेता का मालूम ज्ञात करना है। तो हमारा के एच इक्वल टू क्या होता है पी अपान जाए गए, तो हमें पी ज्ञात करना है, तो पी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं के एच डॉट जाए गए, तो के एच का मान यहाँ रख दीजिए 3 है, के एच का मान 3 है, गुणे इसका मान हमारा 0.03 है, 0.03 तो हमारा 0.09 एटमॉस्फेयर हो जाएगा। अब आइए पांचवा करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा जो प्रेशर दिया है 5 एटमॉस्फेयर दिया हो, और जो के एच है उसकी वैल्यू 0.5 एटमॉस्फेयर दिया हो, या मान लीजिए एक हमारी वैल्यू 3 दिया हो, तो हमें जाए गैस का वैल्यू निकालना है, मतलब गैस का मोल अंक मान निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं के एच इक्वल टू पी अपान जाए गए, तो जाए गए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी अपान के एच, पी की वैल्यू हमारा 5 दिया है, 5/3 हो जाएगा, 3 करने 3 6 हो जाएगा 1.66 एटमॉस्फेयर, या मात्रक नहीं होता है, मोल अंक का मात्रक नहीं होता है। अब आइए पांचवा करते हैं। पांचवा तो हो गया छूंगा, यह बोर्ड एग्जाम में आ सकता है पांचवा। यदि मान लीजिए हमारा जो कोई लिक्विड है, जैसे मान लीजिए जल है, हमारे पास 72 ग्राम जल है, अगर इसमें हम 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड घोल लें, यदि 72 ग्राम जल में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ हो, तो हमें के एच का मान फाइंड करना है, जबकि हमारा पी का मान 5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे W, या कार्बन डाइऑक्साइड का मान वैल्यू क्या दिए 44, जबकि यम CO2 का मान भी 44 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 होता है, जैसे कार्बन का 12 होता है, इसका ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 गुना 32 प्लस 12 कर तो 44 हो जाएगा। आई का मान लीजिए 44 दिया है, तो हम जब मोल निकालेंगे NTO W अपान यम होता है, W का भी मान 44 है और यम का भी मान 44 है, यह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो W या टू जल का जो वेट है हमारा 72 ग्राम दिया है, जबकि यम जल का जो मोलर मास होता है वह 18 ग्राम होता है, तो हम इसके द्वारा मोल ज्ञात कर सकते हैं जल का W अपान यम, तो W के वैल्यू यहाँ 72 है, तो 72/18 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा।
जबकि यौन जल का मोल और ई हमारा यह कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्राप्त हो गया यहाँ से। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंत क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अंत हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर अपान कार्बन डाइऑक्साइड का मोल प्लस जल का मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? और यदि किसी पदार्थ का मोल भिन्न निकालना हो तो उस पदार्थ का मोल के लोग की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड का मोल हमारा 1 है अपान 1 प्लस 4 इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। जबकि हमें जायज CO2 का मान, हमें P का मान दिया है, हमें KH का ज्ञात करना है। तो KH इक्वल टू क्या होता है? P अपान जायज CO2। P का मान हमारा 5 दिया है, या 1/5 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? 25 एटमॉस्फेयर। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम की जरूरत होती है। अब आइए अगले करते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास कोई लिक्विड दिया हो, जैसे मान लीजिए हमारा जो जल है वह 36 ग्राम इस बार जल दिया है हमारा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है 88 ग्राम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला हुआ है। इस बार हमें KH का मान दिया है, हमें प्रेशर का मान ज्ञात करना है। KH का मान मान लीजिए 5 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, तो हमें P की वैल्यू ज्ञात करना है, प्रेशर या आंतरिक दाब भी कर सकते हैं। तो हमारा CO2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 88 ग्राम हो जाएगा। और जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मात्रा कितना होता है? 44 होता है। इसके द्वारा हम इसका मोल क्या कर सकते हैं? मोल इक्वल टू क्या होता है? W अपान यम होता है। W का मान 88 दिया है, इसका 44 हो जाएगा, इसका 2 मोल हो जाएगा। अब यन की वैल्यू यन CO2 हो जाएगा। जो जल का हमारा भार कितना दिया है? 36 ग्राम दिया है। जल का हमारा मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। तो जल का मोल क्या हो जाएगा? तो यानी कल तो W अपान यम, W हमारा 36 है अपान 18 इक्वल टू 2 मोल, या 2 मोल हो जाएगा, यहाँ भी 2 मोल हो जाएगा। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास याद करना हो तो मोलर भिन्न, तो मोलर भिन्न इक्वल टू क्या होता है? जिस पदार्थ का हम मोल भिन्न निकालते हैं उस पदार्थ की मोलों की संख्या अपान कुल मोलों की संख्या। 2/2 प्लस 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/2। हमारा KH का मान दिया ये यहाँ, KH इक्वल टू P अपान जाए गैस होता है। तो हमारा गैस का हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिया ही है, हमें P ज्ञात करना है। P इक्वल टू क्या है? KH डॉट जाए CO2। KH का मान हमारा 5 दिया है डॉट, और जाए CO2 का मान 1/2 निकल का जाए, तो हमारा यह क्या आ जाएगा? 2.5 एटमॉस्फेयर गैस। इस तरह न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड एग्जाम में। यह न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, शायद इस बार आ सकता है, इसको बहुत ध्यान से हल कीजिएगा।